26 मई 2020 को रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ये मैसेज है, ये वीडियो है वेदांता डीलिस्टिंग के बारे में। आप लोगों में से बहुतों की क्वेरी आ रही है कि वेदांता डीलिस्टिंग में हम क्या करें। कुछ के पास, जिनके पास शेयर हैं वो पूछ रहे हैं, जिनके पास नहीं है वो पूछ रहे हैं कि कुछ स्ट्रेटजी की जा सकती है क्या, कुछ पैसे बनाने की अपॉर्चुनिटी है या पैसे का नुकसान हो सकता है। मैं इन सब चीज़ों को कोशिश करने की एड्रेस करता हूं। तो वेदांता डीलिस्टिंग में जाने के लिए हमें 3-4 चीज़ें देखनी पड़ेंगी। एक तो पहली बात, हम शॉर्ट में देखेंगे कि कोई कंपनी डीलिस्टिंग क्यों करती है, रादर उसके प्रमोटर्स डीलिस्टिंग क्यों करते हैं। दूसरा हम देखेंगे, बात करेंगे वेदांता और अनिल अग्रवाल ग्रुप के बारे में और इस कंपनी के बारे में और उसकी डीलिस्टिंग के बारे में। तीसरा, हमें उस प्रोसेस की एनालिसिस में ऑब्वियसली क्या क्या स्टेप्स आएंगे और क्या क्या टाइमलाइंस होंगी वो देखना पड़ेगा। और चौथा, फिर हम मूव करेंगे एक्चुअल स्ट्रेटजी पे कि हमें क्या करना चाहिए। क्या हमें घबराने की ज़रूरत है अगर हमारे पास शेयर हैं तो उनका क्या होगा, नहीं है तो ऑब्वियसली क्या करना चाहिए अगर कुछ अपॉर्चुनिटी है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले, डीलिस्टिंग क्यों करती है कंपनी। तो डीलिस्टिंग के कई कारण होते हैं, कुछ अच्छे कुछ बुरे। पहला कारण होता है कि प्रमोटर्स के पास बहुत पैसा है और उन्हें और कोई इन्वेस्टमेंट करने की अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है। तो वो लगता है कि जिस कंपनी को, जिस बिज़नेस को वो रन कर रहे हैं, जिनकी उनके पास 100% शेयर होल्डिंग नहीं है, उसकी 100% शेयर होल्डिंग बढ़ा लें तो उसी बिज़नेस पे और ज़्यादा फोकस देते रहेंगे, उससे जो भी पैसा आ रहा है वो कमाते रहेंगे, कोई बुरी बात नहीं है। दूसरा एक कारण हो सकता है कि प्रमोटर्स कंपनी में बहुत बड़ी रीस्ट्रक्चरिंग करना चाह रहे हों। जैसे मान लीजिए बहुत बड़ा कैपिटल एक्सपेंडिचर करना चाह रहे हों, या थोड़ा डाइवर्सिफिकेशन करना चाह रहे हों नए प्रोडक्ट्स या सर्विसेज में, या जोग्राफिकल डाइवर्सिफिकेशन करना चाह रहे हों, कुछ असेट्स दूसरी कंट्रीज़ में ख़रीदना चाह रहे हों। तो कई बार इस प्रोसेस में कंपनी में थोड़ा पैसा लगता है और उसके रिटर्न आने में 2 साल, 3 साल, 4 साल लग जाते हैं। उस प्रोसेस में कंपनी एक थोड़े से पेनफुल प्रोसेस के थ्रू गुजरती है जिसमें शेयर होल्डर रिटर्न कम हो जाता है और ऑब्वियसली माइनॉरिटी शेयर होल्डर को वो चुभता है, क्योंकि वो तो सिंपली अपना पैसा बनाने के लिए इन्वेस्ट करते हैं। तो प्रमोटर शेयर होल्डर्स को लगता है कि हम दूसरे शेयर होल्डर्स को इस पेनफुल प्रोसेस के थ्रू नहीं ले जाएं, डीलिस्ट करें और वापस से कंपनी में अच्छा खासा एक्सपेंशन करें। पर ऐसी भलमनसाहत बहुत कम प्रमोटर्स की होती है। अगला कारण है कि कंपनी में बहुत अच्छे बिजनेस प्रॉस्पेक्ट्स दिख रहे हैं, प्रमोटर्स को लग रहा है कि आने वाले टाइम में उनका जो है बिजनेस बहुत अच्छा करेगा और बहुत अच्छा पैसा बनेगा। तो कहीं उनके दिमाग में आ जाता है कि अगर ऐसा है तो फिर हम ये माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स या दूसरे शेयर होल्डर्स के साथ क्यों शेयर करें। जितना भी पैसा बनेगा, प्रॉफिट आएगा, वो हम सभी रखते हैं और इसके लिए वो 100% डीलिस्टिंग करके 100% शेयर होल्डिंग अपने नाम में करने का ऑफर करते हैं। और एक कारण है कि कई बार कंपनी में असेट्स होते हैं जिनका एक्सप्लॉयटेशन प्रमोटर्स करना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए लैंड बहुत बड़ी होती है। अब ऑफ कोर्स डीमोनेटाइजेशन के बाद से और स्पेशली अभी कोविड के बाद से तो लैंड की इतनी वैल्यू नहीं रह गई है, पर पहले लैंड बहुत बड़ी एसेट होती थी। तो इंडियन कॉर्पोरेट हिस्ट्री में ऐसे केसेस हैं जहां लैंड की वजह से प्रमोटर्स ने कई सारी रिस्ट्रक्चरिंग की है। अब हम वेदांता पे आते हैं। वेदांता में ऐसा असेट एक्सप्लॉयटेशन है कैश के थ्रू। वेदांता कंपनी में 31 मार्च 2020 को करीब 35,000 करोड़ का कैश था और उसके बाद पिछले साल, सवा साल में मुझे लगता है नई करके भी 4-5 हज़ार करोड़ का कैश जुड़ा होगा। तो हम कह सकते हैं कि कंपनी में 35 से 40 हज़ार करोड़ का कैश है। ऑफ कोर्स उसके सामने डेट भी है, ऐसा नहीं है कि कंपनी ज़ीरो डेट है, बट वो डेट मैनेजेबल लेवल्स पे है। अगर हम कुछ भी पैरामीटर्स जो डेट को देखने के लिए होते हैं, डेट इक्विटी लगाएं या इंटरेस्ट पेमेंट टू ऑपरेटिंग कैश फ्लो लगाएं या दूसरे पैरामीटर्स लगाएं तो वो मैनेजेबल है। तो हालांकि प्रमोटर्स ने ऑफिशियल रीजंस डीलिस्टिंग के कुछ और दिए हैं, जैसे कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग एंड देयर विलिंगनेस टू पे द डेट, पर फिर भी हम अगर थोड़ा सा एज दे से कि इन बिटवीन द लाइंस जाएं या पढ़ने की कोशिश करें, थोड़ा डीप में एनालाइज करने की कोशिश करें, तो हो सकता है कि ये कारण है कि प्रमोटर्स जो ये 35 से 40 हज़ार करोड़ का कैश है उसको यूज़ फ्रीली करना चाह रहे हैं। और एक लिस्टेड कंपनी जब होती है, जब दूसरे शेयर होल्डर्स होते हैं, तो इतना फ्रीली उस कैश को यूज़ नहीं किया जा सकता है। खाली एक डिविडेंड दिया जा सकता है जो सबके साथ शेयर करना पड़ेगा। तो यहाँ लगता है ये कारण है डीलिस्टिंग की वेदांता का। अब वेदांता के बारे में बात करें, 35-40 हज़ार करोड़ के सामने 33 हज़ार करोड़ कंपनी की मार्केट कैप है। प्रमोटर्स होल्डिंग करीब 50% से थोड़ी सी ऊपर है, तो बचती है फ्लोट 50%, तो मतलब करीब 16-16.5 हज़ार का मार्केट कैप है, जो करंट भाव 87.5 रुपये पे उन्होंने ऑफर दिया है। ऑब्वियसली इस भाव पे उनको शेयर नहीं मिलेंगे, तो मुझे लगता है प्रमोटर्स कहीं ना कहीं माइंडसेट तैयार होगा कि 87.5 रुपये के ऊपर थोड़ा बहुत प्रीमियम वो देने को तैयार होंगे। कितना प्रीमियम वो हमें देखना पड़ेगा। आगे चलते हम थोड़ा सा शेयर का भाव देखें तो हम एक साल का हाई और लो देखें तो हाई 180 है और लो 60 रुपये का है।
5 साल का हाई और लो देखें तो 350 का हाई है और 60 का लो है, और पिछले 10, 12, 15 साल का हाई लो देखें तो करीब करीब 400 रुपये का हाई है और 60 का लो है। जैसा मैंने कहा, प्रमोटर्स ने ऑफर 87.5 की दी है, करंट भाव 90 रुपये है। तो एक तरह से ये ऑफर जो है पिछले कई सालों के लो भाव के आसपास है। तो ऑब्वियसली एज माइनॉरिटी शेयर होल्डर अगर हमारे पास ये शेयर हैं तो मुझे नहीं लगता कोई कारण है कि 90 रुपये या 87.5 रुपये में हम ये शेयर प्रमोटर्स को दें, क्योंकि शेयर काफ़ी ऊपर गया हुआ है और इतने सालों में कंपनी में कुछ ना कुछ ग्रोथ हुई है। पर फिर क्या करना है उस पर हम आते हैं। उसके पहले ब्रीफली एक दो बात और, कि अगर हम अनिल अग्रवाल ग्रुप की और वेदांता की थोड़ी सी हिस्ट्री में देखें तो उनका काफ़ी रिस्ट्रक्चरिंग का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। साल 2012-13 में उन्होंने सेसा और स्टरलाइट को मर्ज किया था। उसके बाद 2016 में वेदांता, सेसा और स्टरलाइट के मर्ज कंपनी का नाम ही वेदांता कर दिया गया था। फिर 2016 में वेदांता और केन का मर्जर किया था। 2018 में प्रमोटर ने अपनी खुद की कंपनी वेदांता रिसोर्सेज, जो प्रमोटर कंपनी है वेदांता लिमिटेड की, उसकी डीलिस्टिंग लंदन स्टॉक एक्सचेंज से कर ली थी। और अब 2020 में वेदांता लिमिटेड इंडियन सब्सिडरी की डीलिस्टिंग का ऑफर उन्होंने दिया है। क्या टाइमलाइंस और प्रोसेस रहेगा डीलिस्टिंग का? डीलिस्टिंग का टाइमलाइन और प्रोसेस ये रहेगा कि प्रमोटर्स ने नोटिस दे दिया है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने उसको ऑलरेडी रिकॉर्ड पे ले लिया है और अब वोटिंग का प्रोसेस शुरू होगा। कोई भी डीलिस्टिंग प्रपोजल जब प्रमोटर्स के द्वारा दिया जाता है तो उसका अप्रूवल शेयर होल्डर्स के द्वारा दिया जाना बहुत ज़रूरी है। और शेयर होल्डर्स का वोटिंग प्रोसेस अभी चालू है, क्योंकि अभी कोविड है और वैसे भी अब ऑनलाइन चीज़ें बढ़ती जा रही हैं, तो ये प्रोसेस ऑनलाइन होगा। और इस प्रोसेस की डेट, आखिरी डेट 24 जून रखी है। अब इसमें रोल आता है कि जिनके पास एग्जिस्टिंग शेयर्स हैं वो क्या करें। जिनके पास भी शेयर्स हैं वो ऑनलाइन जाके और वोटिंग कर सकते हैं प्रपोजल पे कि वो डीलिस्टिंग के फेवर में है या नहीं है। इस प्रपोजल का जब रिजल्ट आएगा 24 जून को, तब हमें पता पड़ेगा कि प्रपोजल पास हुआ है कि नहीं। पास होने की रिक्वायरमेंट है कि खाली पब्लिक शेयर होल्डर वोट करेंगे, प्रमोटर शेयर होल्डर वोट नहीं करेंगे। और पास होने के लिए प्रपोजल के फेवर में दुगने वेट आने चाहिए कंपेयर टू वोट जो उसके अगेंस्ट में गए हैं। तो मान लीजिए अगर हम 49% जो फ्लोट है इस कंपनी में, नॉन प्रमोटर शेयर होल्डिंग है, प्रमोटर शेयर होल्डिंग कंपनी में मैं पहले बोलना भूल गया, बता दूं आपको कि करीब करीब 50% और के थोड़ी सी ऊपर है, और नॉन प्रमोटर शेयर होल्डिंग 50% से थोड़ी सी कम है। अगर ये सारे 50% पब्लिक शेयर होल्डर वोट करते हैं तो 1 मिनट के लिए मान लीजिए 16% अगेंस्ट में जाते हैं और 32% करीब करीब फेवर में आ जाते हैं, तभी ये प्रपोजल पास होगा। ऑफ कोर्स ये रेशो चेंज हो सकता है कि कितने लोग वोट करें, कुछ लोग वोट नहीं करें। और अगर किसी वजह से ये प्रपोजल पास नहीं हुआ तो वो एक सबसे बड़ी रिस्क आ जाती है कि ये डीलिस्टिंग प्रपोजल आगे नहीं जा पाएगा। ऑफ कोर्स उस केस में फिर प्रमोटर्स आगे रिवाइज करेंगे, कैसे क्या करेंगे वो सब देखना पड़ेगा। अगर प्रपोजल पास हो जाता है, जो मुझे लगता है हो जाएगा, प्रपोजल पास होने में कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि अभी तक यहाँ प्राइसिंग की कहीं पे भी बात नहीं आई है। मेन जो चीज़ अटकेगी वो प्राइसिंग पे अटकेगी। मेन जो हमें भी सोचना है अगर हमारी शेयर होल्डिंग है कि हम किस भाव पे प्रमोटर्स को दें, तो वो स्टेज नेक्स्ट स्टेज आएगी। अगर प्रपोजल पास हो जाता है, जैसे मैंने कहा मुझे लगता है कि पास हो जाएगा। इनफैक्ट जो 50% की पब्लिक शेयर होल्डिंग है उसकी भी मैं थोड़ी ब्रीफली आपको बता दूं। करीब 6% LIC है, करीब 10-11% इंडियन म्यूचुअल फंड्स हैं और करीब 15% फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स हैं। तो इस तरह से इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं। प्रमोटर्स कभी भी डीलिस्ट ऑफर करते हैं तो जनरली कुछ इंस्टीट्यूशनल शेयर होल्डर्स के पास पहले से जाके बात कर लेते हैं और उनका एक वर्बल कंसेंट ले लेते हैं कि हाँ ठीक है। और एक प्राइसिंग भी मुझे लगता है मोटा मोटी निगोशिएट हो जाती है, जो पब्लिक डोमेन में नहीं होती है और जो हमें नहीं पता होती है। तो मुझे लगता है प्रपोजल पास हो जाएगा, वो इतनी रिस्क नहीं है। उसके बाद आता है हमारा काम कि अब हमको शेयर्स हमारे टेंडर करने हैं। उसके लिए हमें एक्टिव होना बहुत ज़रूरी है और ये शेयर्स टेंडर होंगे रिवर्स बुक बिल्डिंग से। मैं बहुत ब्रीफली बता दूं रिवर्स बुक बिल्डिंग क्या है, कि जैसे मान लीजिए अभी 90 रुपये का भाव है तो हमें कोई बंदिश नहीं है 90 या 87.5 जो प्रमोटर ने दिया है उस भाव पे हम बेचें। हम जाके हमारे शेयर्स 120 रुपये पे टेंडर कर सकते हैं, 132 पे कर सकते हैं, 147 पे कर सकते हैं, किसी भी भाव पे। और ऐसे ही दूसरे शेयर होल्डर्स जो इंस्टीट्यूशनल शेयर होल्डर्स हैं वो भी टेंडर करेंगे। जिस भाव तक 90% की शेयर होल्डिंग प्रमोटर्स को मिलेगी वो कट ऑफ भाव माना जाएगा। अब यहाँ पे डरे नहीं, अगर आपने कम पे किया है और 90% कट ऑफ ऊपर में आया है, मान लीजिए आपने आपके शेयर 120 पे टेंडर कर दिया और कट ऑफ 155 पे आया है, तो आपको भी 155 ही मिलेगा। ऐसा नहीं है कि आपको 120 ही मिलेगा और कम मिलेगा। पर यह है कि यहाँ पे एक रिस्क है कि 155 प्रमोटर एक्सेप्ट करेगा कि नहीं, वो इसके पास ऑप्शन है, वो मना कर सकता है। उस केस में पूरी डीलिस्टिंग फेल हो जाएगी और बंद हो जाएगी। तो अब मैं आता हूँ आखिरी काम की बात पे कि क्या करें, कि एक्चुअली हम एज ए स्ट्रेटेजी क्या करें। जिन
लोगों के पास वेदांता के शेयर्स नहीं है, माफ़ कीजिए, और रिस्क नहीं लेना चाहते, लो रिस्क हैं, वो कुछ भी नहीं करें, इस पूरे प्रपोजल से दूर रहें। जिन लोगों के पास शेयर्स नहीं हैं और थोड़े से हाई रिस्क इन्वेस्टर्स हैं, वो एक चांस ले सकते हैं कि अभी 90 रुपये के आसपास बाजार भाव से शेयर्स खरीदें और इस उम्मीद में कि रिवर्स बुक बिल्डिंग में शेयर्स ऊंचे चलेंगे। मेरे हिसाब से प्रमोटर्स को 150 से 180 रुपये की रेंज में भाव देने के लिए तैयार रहना चाहिए, नहीं तो उन्हें इंस्टीट्यूशनल शेयर होल्डर्स शेयर नहीं देंगे। तो अगर वो रेंज आती है रिवर्स बुक बिल्डिंग में और प्रमोटर्स एक्सेप्ट करते हैं, तो उसके साथ साथ बाजार में जैसे जैसे ये न्यूज़ फ्लो चलता रहेगा तो बाजार का भाव भी बढ़ता रहेगा। तो वो हाई रिस्क इन्वेस्टर्स उस समय या तो बाजार में जब शेयर बढ़ जाए तब दे सकते हैं, और या रिवर्स बुक बिल्डिंग में शेयर टेंडर कर सकते हैं। तीसरी कैटेगरी, जिनके पास शेयर्स पड़े हैं, उन्हें ऑब्वियसली अपने शेयर्स टेंडर करने पड़ेंगे रिवर्स बुक बिल्डिंग में, और वो अपने प्राइस पे कर सकते हैं। जैसा मैंने कहा, आप चाहें जो भी 120, 25, 30 का प्राइस रेंज चूज़ करें, अगर उसके ऊपर कट ऑफ आता है तो आपको ऑटोमेटिकली उसके ऊपर मिल जाएगा। आप चाहें तो बजाय रिवर्स बुक बिल्डिंग में टेंडर करके, और एक जो रिस्क रहेगी कि मान लीजिए डीलिस्टिंग नहीं हुई, प्रमोटर ने एक्सेप्ट नहीं किया, तो शेयर का भाव नीचे आ जाएगा। वो रिस्क कम करने के लिए जैसे जैसे रिवर्स बुक बिल्डिंग की तरफ प्रोसेस बढ़ेगा, हो सकता है बाजार से भाव बढ़े, बाजार का भाव शेयर का बढ़े, आप उस टाइम भी बाजार में अपने शेयर्स बेच सकते हैं। तो ये 3 स्ट्रेटेजी मेरे हिसाब से हमें करनी चाहिए। जैसा मैंने कहा कि जिनके पास शेयर्स नहीं हैं, लो रिस्क हैं, वो कुछ भी नहीं करें। जिनके पास शेयर्स हैं, थोड़ा सा हाई रिस्क ट्रेडर्स हैं, वो इस उम्मीद में कि रिवर्स बुक बिल्डिंग से शायद प्राइस थोड़ा ऊपर आएगा और उस प्रोसेस में बाजार में भी भाव बढ़ेगा, तो एक ट्रेडिंग रिस्क ले सकते हैं कि अभी खरीदें, उस प्राइस बढ़ने से कुछ बाजार में बेच दें या पूरे बाजार में बेच दें, या कुछ रिवर्स में बुक बिल्डिंग में टेंडर कर दें। और तीसरे, जिनके पास शेयर्स हैं, वो भी यही करें कि अपने शेयर्स, एक बार वोटिंग प्रपोजल अप्रूव हो जाता है तो रिवर्स बुक बिल्डिंग में टेंडर करें, थोड़े से हाई भाव पे करें, 120, 25, 30 की रेंज में, और कट ऑफ का वेट करें। उस प्रोसेस में अगर बाजार में ही भाव अच्छा आ जाता है 150, 60 का, तो मुझे लगता है बाजार में भी बेच देना चाहिए। ये मुझे लगता है एज ए स्ट्रेटेजी हमें डीलिस्टिंग में, वेदांता में रहनी चाहिए। उसके अलावा जो दूसरी बाजार की बातें हैं, दूसरे स्टॉक्स हैं, वो हम दूसरे वीडियोज़ में करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।